हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को हम लोग बता दें कि आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का सेट हल करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इससे मैंने जब ये सेट देखा तो मुझे लगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पिछली बार से कई क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं ये क्लास डेली आपकी शाम 6 बजे होती है, जिसमें हम लोग यूपी कांस्टेबल का सेट हल करते थे पहले। लेकिन अब एक दिन हम लोग यूपी कांस्टेबल का सेट हल करेंगे, जीके जीएस का, और एक दिन आपकी ये रुक्मिणी प्रकाशन की क्लास होगी, ताकि दोस्तों इसका भी सिलेबस आप सभी को जब तक एग्जाम आए तब की पूरा हो, क्योंकि इसमें लगभग 30 सेट आपको देखने को मिलते हैं और ये सभी सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आपका पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। ये 2021 की बुक है, अभी 2022 वाला नया एडिशन आ चुका होगा, तो अगर आप लेना चाहें तो उसे ले सकते हैं, लेकिन मैं 2021 का आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये 30 सेट होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। बोलेंगे हड़प्पा कालीन स्थल में कौन सी धातु अभी तक नहीं मिली है, तांबा, सोना, चांदी या लोहा। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, लोहा जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल में नहीं मिला है, क्योंकि लोहा की अगर हम बात करते हैं, लोहा जो दोस्तों मिला है वो वैदिक काल में, और वैदिक काल में भी कहाँ पर दोस्तों, वैदिक काल में भी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में मिला है, याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, तो राइट आंसर का डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, देखिए ज्यादातर जो अभिलेख के जो अशोक के अभिलेख लिखे हैं गए हैं दोस्तों, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। किसमें दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और इनको सबसे पहले किसने पढ़ा था, जो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने दोस्तों, याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था। ठीक है, प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था, 1837 में। ये भी बात आप सभी को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, और जो ज्यादातर दोस्तों लिखे गए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अच्छा, फिर कहेंगे दोस्तों खरोष्टी लिपि में कौन लिखा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान में देखने को आपको पड़ता है, ये आपका खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है। निरंजना नदी अगर आपको याद होगा तो क्या बोलेंगे, बौद्ध स्थल। यहाँ निरंजना नदी के तट पर ही दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या बोलेंगे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप सभी को याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति अगर बोलेंगे कहाँ पर हुई, तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर हुई थी दोस्तों, बोध गया में। कहाँ पर, बोध गया में। ठीक है, तो बोध गया कहाँ पर, निरंजना नदी के तट पर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी को जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी, सॉरी जन्म कर रहा हूँ, महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, आप सभी को पता है। इनको ज्ञान, महावीर स्वामी जी को ज्ञान किस नदी के किनारे पर मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन शासकों द्वारा के बीच लड़ा गया था। झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध जो लड़ा गया था, आप सभी को दोस्तों याद रखना ये किसके किसके बीच, पोरस और सिकंदर के बीच। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, पोरस और सिकंदर के बीच वितस्ता का, इसे दोस्तों झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। आपको ये बात याद रखनी, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तेरा अशोक के अभिलेखों को प्रयुक्त लिपि भाषा कौन सा असत्य है। बोलेंगे कौन सी भाषा जो है मतलब यहाँ पर नहीं मिली, आप सभी को बता दें। ठीक है, कौन सी भाषा नहीं मिली, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अशोक के जो अभिलेख थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो दोस्तों में मिले हैं ब्राह्मी लिपि में, सबसे ज़्यादा। खरोष्टी लिपि में अभी हमने देखा शहबाजगढ़ी, और अरमाइक में आपको अफगानिस्तान में, अगर आप अफगानिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान, तो वहाँ पर आपको अरमाइक लिपि में भी अभिलेख अशोक के मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का अशोक के अभिलेखों में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ, ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, जो संस्कृत भाषा है वहाँ पर अशोक के अभिलेखों का प्रयोग नहीं। क्लियर है, ये बात आप सभी को उम्मीद है समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। इसमें आपको घटनाओं से मिलाना है कि कौन सी घटनाएं किससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बताना है सभी को। ठीक है, घटनाएं आपको दी गई, इन घटनाओं को मिलाना है, इनके परिणाम क्या हुआ है आप सभी को बताना है। तो चोरी चोरा आपको पता होगा, चोरी चोरा क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें नहीं पता होता तब भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो क्या बोलेंगे, इसकी बात करेंगे तो सी का दूसरा मिलेगा। सी का दूसरा सिर्फ दोस्तों इसमें है और इसमें है, यानी कि ये ऑप्शन आपके दो चले गए, दो कट हो गए। अब क्या बोलेंगे, अब ए का या तो चौथा होगा, सॉरी ये मैंने नीचे वाला काट दिया, सॉरी क्या बोलेंगे, ये मैंने काट दिया, ये सॉरी एक मिनट दोस्तों, ये वाला ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा या तो अब दोस्तों ए का तीसरा होगा या तो चौथा। अब बात करेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पता होगा आप सभी को, क्या बोलेंगे, साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर आया था। साइमन कमीशन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर आया था साइमन कमीशन। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या था सर। तो क्या बोलेंगे, पहला मतलब जो आपका चोरा चोरी घटना हुई थी, इसमें असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। क्लियर है आप सभी को। अच्छा, एक ही बात करें, मार्ले मिंटो जो सुधार आया था, आप सभी को पता है इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार में। ये बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों साइमन कमीशन। तो इसमें साइमन कमीशन आप जो आया तो देशव्यापी आंदोलन हुए। साइमन कमीशन में क्या हुए दोस्तों, देशव्यापी आंदोलन हुए, आप सभी ने जाना होगा। अच्छा, दांडी मार्च किया, नमक कानून का विरोध किया गया, ये भी आपको क्लियर होगा। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या है दोस्तों, विकल्प उत्तर डी होगा, आप सभी को पता है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जरा साइमन वायरस इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी 11 सूत्री मांगे पर कोई विचार न करने की स्थिति, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप सभी के लिए। यहाँ पर से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है क्या होगा, 6 अप्रैल 1930। क्या बोलेंगे, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ये बात आप सभी को याद रखना। ठीक है, 6 अप्रैल, सॉरी ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 6 अप्रैल शुरू हुई थी, ये 12 मार्च 1930 को दोस्तों शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930। विचार ना करने की स्थिति, नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को विद्रोह मतलब जो हुआ था, मतलब वहां पहुंच गए थे दांडी। ठीक है, आप सभी को याद है, दांडी पहुंचे थे। क्लियर है। और वहां पर नमक सत्याग्रह जो था, नमक तोड़ा, कानून तोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू हुई थी। क्लियर है आप सभी को। राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति किससे जुड़ा था, इससे क्या था, मतलब 1887 की क्रांति किससे जोड़ा जाता था। तो क्या बोलेंगे, कमल और रोटी। कहां पर मिलेगा, कमल और रोटी। क्या बोलेंगे, सॉरी कमल और रोटी यहां पर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, हाँ चपाती मतलब इसमें दिया गया। तो क्या बोलेंगे, 8वां का है, कमल और चपाती। चपाती मतलब चपाती को रोटी ही कहते हैं, कमल और रोटी मतलब चपाती। ठीक है, चपाती कह दिया गया, फिलहाल रोटी आपको याद है, कमल और रोटी भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो विकल्प उत्तर क्या होगा, ये होगा। 1857 के कई कारण आप सभी को बता चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन अगर आप हमारे साथ लगातार हुए हैं तो इसमें बहुत सी बातें हम इसके बारे में जान चुके हैं। तरह हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था। हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था दोस्तों, ये हंटर आयोग आपको देखने को मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। राइट आंसर क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। कब, 1919 में। अच्छा, ये हंटर आयोग और आएगा, ये आपको 82 में, कब, 1882 में एक हंटर आयोग आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, ये वो शिक्षा के लिए आया था, वो हंटर कमीशन था, याद रखेंगे। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की किसकी पदावधि में हुआ था। किसकी पदावधि में, जो मतलब पहला राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था। अगर बुझले कि कांग्रेस की स्थापना, क्या बोलेंगे, कांग्रेस की स्थापना किसके, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, क्या बोलेंगे, कांग्रेस की स्थापना बूझ ले। कांग्रेस की स्थापना अगर बूझ ले तो भी आपको बताना है स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, या प्रथम अधिवेशन बूझ ले तब भी आपको बताना। तो क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन। डफरिन होगा। ठीक है, यानी डफरिन होगा, याद रखेंगे दोस्तों, किसके समय में, डफरिन के समय। और डफरिन ने ही इसको क्या, विद्रोहियों की संथा भी कहा था। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। भारत के किस राज्य, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अभी तक हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। क्या बोलेंगे, किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सिक्किम की स्थिति की बात करें तो इस प्रकार से आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका नेपाल देखने को मिलता है आपको, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, भूटान देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपका तिब्बत वाला इलाका, वो मतलब चीन वाला इलाका हो जाता है। ठीक है, तिब्बत। तो अगर बोझा कि 3 तरफ से कौन सा देश गिरा, 3 देशों से आपका सिक्किम सीमा साझा करता है। ठीक है, 3 देशों से मतलब घिरा हुआ है। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्या भारत में किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है, मतलब शहरी जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में आपको कहां पर देखने को मिलती है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में देखने को, कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी हो। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर 13 ये रहा। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन्यजीव विहार दिए गए और राज्य दिए गए, कौन सा सही सुमेलित, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बोलेंगे, बांदीपुर बन्नेरघट्टा, ये कहां पर है, मानस। मानस आपका असम में है, बहुत फेमस है दोस्तों। क्या है, मानस कहां पर है, आपका असम में। मानस कहां पर है, असम में। बांदीपुर जहां तक कर्नाटक में है दोस्तों, कहां पे, कर्नाटक में है। अच्छा, रणथंभौर ये राजस्थान, बिल्कुल सही है। और सिमलीपाल बिहार में होकर ये कहां पर, उड़ीसा में। उड़ीसा सिमलीपाल दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा। और मानस ही असम में, मानस असम में। ठीक है, मानस है, नामेरी है, औरांग है, ये सभी कहां पर है दोस्तों मिलेंगे, मानस, नामेरी, औरांग, ये सब आपको असम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्या अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली और विंध्याचल बात करेंगे, देखो इस प्रकार से आपको अरावली देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यह विंध्याचल है जो आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत से अलग करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पड़ती है, दक्षिण भारत को अलग करती है विंध्याचल श्रेणी। क्लियर है आप सभी को। चलो इसके बीच में कौन सा पठार स्थित, क्या बोलेंगे, कर्नाटक पठार भैया नीचे है। छोटा नागपुर बिल्कुल आपका उधर झारखंड रांची का इधर जाएगा, बघेलखंड या मालवा। तो राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, मालवा का पठार। आप इसमें अगर आपने मतलब
ज्योग्राफी अच्छे से पढ़िए तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। और बघेलखंड ये यूपी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, और जबकि यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश वाला इलाका पड़ता है। क्लियर आप सभी को। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, विंध्याचल सबसे, देखो बिंद पर्वत सबसे ऊपर है, उसके बाद नर्मदा नदी है, ये क्रम कई बार एग्जाम में आया है। नर्मदा नदी के बाद फिर आपका सतपुड़ा है, क्या बोलते हैं दोस्तों, सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद आपका ताप्ती, ये क्रम कई बार एग्जाम में आया। ठीक है, ताप्ती, ये क्रम कई बार एग्जाम में आया, तो आप इसको याद रखना। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे ऊपर बिंद, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती। क्लियर आप सभी को। ताप्ती, एक मिनट दोस्तों, ये ताप्ती। क्लियर आप सभी को। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, कह दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में वर्षा नहीं होती। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से बात करेंगे। इस प्रकार से आपको पता होगा, यहां से दक्षिण और पश्चिम मानसून बोला गया, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि कहां पर, दक्षिण मतलब नीचे और पश्चिम किधर, इस तरह, मतलब इस तरीके से जो मानसून आता है, किस राज्य में वर्षा नहीं होती। समझिएगा दोस्तों, यहां पर आपका हिंद महासागर पड़ता है, कौन सा, हिंद महासागर पड़ता है। और हिंद महासागर से आप सभी को याद रखना है, हिंद महासागर से क्या आता है, तूफान आता है। और सबसे पहले कहां पर दोस्तों, ये केरल में टकराता है। सबसे पहले कहां पर, केरल राज्य में टकराता है। सबसे पहले केरल राज्य में वर्षा करता है, यह बात आप सभी को याद रखना। सबसे पहले कहां पर, केरल राज्य में वर्षा करता है। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर यह वर्षा नहीं करता, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा नहीं होती। बाकी लाहौल वाले इसमें हिमाचल प्रदेश में वर्षा, भारत के उत्तरी मैदान में यहीं से वर्षा होती है, लद्दाख में होती है। फिर आप कहेंगे सर तमिलनाडु के पूर्वी तट में कहां है, तो ये लौटते हुए मानसून से दोस्तों, लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। और साथ ही उत्तर पूर्वी, क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया है कि मतलब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, इससे किस तट पर वर्षा नहीं होती, तो क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट पर। क्या बोलेंगे, क्योंकि तमिलनाडु का जो तट है इसे दोस्तों कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती। याद रखिए, कोरोमंडल तट पर वर्षा जो होती है वो नहीं होती। ठीक है, वर्षा जो होती है वो नहीं होती। क्लियर है आप सभी को, ये बात आप सभी को याद रखनी। और कहे सबसे ज्यादा वर्षा, तो सबसे ज्यादा ये केरल वाला मालाबार तट, जो मालाबार तट है, ये सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले वर्षा यहीं पर होती है, मालाबार तट पर। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा है, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब शुरू हुई। ठीक है, इसे एमपी लेड भी कहा जाता है। ठीक है, सांसद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना। क्या बोलेंगे, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब स्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर, तो क्या बोलेंगे 1993 में। कब दोस्तों, 1993 में स्टार्ट हुई। आप सभी को यह बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपको सभी को पता होगा 1951 से 56 तक चलती है, पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी की बात करें तो 56 से 61 चलती है, 56 से 61 चलती है। तीसरी की बात करें तो 61 से 66 चलती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर योजना अवकाश हो जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 रहती है, कब की, 69 से 74 रहती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 74 से कितनी होती है, 74 से दोस्तों 78 रहती है। कितनी रहती है, 74 से 78 रहती है। आप सभी को ये बात याद रखनी, 74 से 78 रहती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहीं पर दोस्तों आप सभी को बात याद रखना है, ये अगर बूझिए कि एकमात्र अधूरी योजना मतलब 4 वर्षों तक चली, 4 वर्षों तक कौन सी चली, पांचवी पंचवर्षीय योजना ही 4 वर्षों तक चली थी, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, अच्छा पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, पीसी महालनोबिस। और गाडगिल मॉडल पर कौन सी आधारित थी, जो पहली थी वो गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। क्लियर, पहली पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। क्लियर आप सभी को, ये बात आप सभी को याद रहेगी। पीसी महालनोबिस पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और इसमें दोस्तों उद्योग धंधों पर जोर दिया गया, किस पर दोस्तों, उद्योग धंधों पर जोर दिया गया था। आप सभी को ये बात याद रखनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित। क्या बोलेंगे, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, कृत्रिम सिंचाई से, या टीकाकरण से। क्या बोलेंगे, 18 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि टीकाकरण से संबंधित। किससे, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। 18 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बी होगा। क्लियर है आप सभी को, ये बात आप सभी को याद रखना, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करनाल में होगा। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर, करनाल, ऑप्शन नंबर ए। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, आपके एग्जाम में दोस्तों इकोनॉमिक्स से हरित क्रांति और आपको ऑपरेशन फ्लड ये जरूर पढ़कर जाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से बारे में मैंने क्वेश्चन आज ही दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक्स से डर लग रहा है तो मैं आप सभी को बता दूं, सुबह हमारी 10 बजे, क्या बोलेंगे दोस्तों, सुबह 10 बजे हम लोग टॉपिक वाइज अब हमने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किए। आज ही दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, इस पर हमने टॉपिक पर आज ही क्लास ली है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सभी को पता है आपके इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आने हैं। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि अगर इसमें आप नीचे जाते हैं तो आप ओवरऑल भी नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्लास हमने स्टार्ट कर दी, आप उन्हें जरूर देखें। सुबह 10 बजे क्लास होती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और रात को 8 बजे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रात को 8 बजे आपको जरूर क्लास देखना है, क्योंकि रात को 8 बजे हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट करते हैं जो यूथ कंपटीशन का, जिसमें पिछली बार 110% क्वेश्चन वही उसी बुक से आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन से रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। क्या रुपए के
विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार। ये अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को याद रखना है। इसमें क्या होगा, उपरोक्त तीनों का, चाहे वो मुद्रास्फीति दर हो या राजकोषीय घाटा हो या ऊंचे कच्चे तेल की कीमत हो, ये सभी जो होते हैं उपरोक्त तीनों कारक जो होते हैं ये दोस्तों विनिमय मूल्य किसको, विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। क्लियर है, आप सभी को याद है 20 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी को बताना है। संविधान से क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी के भी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संघीय लक्षण नहीं है, संविधान का कौन सा संघीय लक्षण नहीं है। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, बिल्कुल सही है। अगर आप शक्तियों की बात करें तो क्या बोलेंगे, राज्य अपना कानून बनाता है तो भैया केंद्र भी अपना कानून बनाता है, ठीक है। राज्य अपनी क्या करता है, राज्य भैया कर लगाता है, कर अगर बात करें कर की राज्य भी कर लगाता है तो भैया केंद्र भी अपना कर लगाता है, ठीक है। तो यानी कि शक्तियों का विभाजन अलग अलग किया गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए बात करें, यानी कि ये बात जो हमारी बिल्कुल सही है, संघीय व्यवस्था में होता है। अगर बात करें राज्यपाल के पद की बात करें, राज्यपाल के पद तो क्या बोलेंगे, राज्यपाल का कौन सा संघीय लक्षण नहीं, तो राज्यपाल का जो पद होता है ये संघीय लक्षण नहीं होता। स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है हमेशा स्वतंत्र होती है, यानी पर उसका न्यायपालिका पर कोई भी मतलब दबाव नहीं किया जाता। भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। क्लियर आप सभी को। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघ और राज्यों के अलग अलग चुनी गई सरकारें, भैया अलग अलग आपने देखा होगा सरकारें अलग अलग चुनी जाती हैं। राज्य में भी अपना अलग सरकार बनाई जाती है, केंद्र में भी अलग सरकार बनाई जाती है, पावरफुल केंद्र की सरकार होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, राज्यपाल का जो पद होता है वो संघीय संविधान में लक्षण नहीं होता। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। अगर बात बोल करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया, आप सभी को बताना। क्वेश्चन नंबर 22 का तो क्या मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। आपने आर्टिकल 75 पढ़ा होगा, ठीक ठीक। आर्टिकल 75 में लिखा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। और ये भी 75 में प्रधानमंत्री का भी, संसद 79 में भी इसका उल्लेख किया, लेकिन मंत्रिमंडल का कहीं पर भी उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया। जरा मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, ये बात आप सभी को याद रखनी है। 22 का राइट आंसर उत्तर नंबर बी होगा। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इस पर आप लोग स्टार लगा लें। 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्जाम हो, लगातार पॉलिटी से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब स्पष्ट किया है। मतलब आधारभूत ढांचा जो आया, आधारभूत ढांचा क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत कहा गया कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आप सब कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान में जो मूल ढांचा है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को याद रखना ये कब आया था, तो क्या बोलेंगे ये आया था आपका केशवानंद भारती मामला 1973 के अंतर्गत। केशवानंद भारती जो मामला आया था ये आया था 1973, इसी के अंतर्गत ये लाया गया था, 1973 के अंतर्गत लाया गया था। आप सभी को याद रखना। क्लियर आप सभी को। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। कह रहा कौन सही सुमिलित नहीं है, आप सभी को बताना है। बंदी प्रतिचीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ कह रहा है, परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, अधिकार प्रशा वाई क्या बोलेंगे, वाई हॉट अथॉरिटी, क्या बोलेंगे, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपको क्या दी गई, रिटें दी गई, आप सभी को पता है। अगर रिटों की मैं बात करता हूं तो संविधान के अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 72 के अनुसार, सॉरी आर्टिकल 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिटें दोस्तों जारी करता है। वहीं अगर मैं हाई कोर्ट की बात करता हूं तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट 226 के अनुसार 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ये बात आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो क्या बोलेंगे जो प्रतिषेध है ये दोस्तों आपका सुमिलित नहीं है, बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी को याद रखना। क्लियर आप सभी को। ये बात आप सभी को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आप दोस्तों ये बुक कंप्लीट करके जाए, 30 सेट में आप सभी को करवाऊंगा, एक दिन बाद, एक दिन आज एक दिन कल, मतलब इस प्रकार से होंगे, डेली नहीं होगा सेट। लेकिन आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा जब भी आपकी क्लास लगाई जाएगी, ठीक है। और बाकी 8 बजे शाम को, मतलब रात को 8 बजे और सुबह 10 बजे आप क्लास जरूर देखें। वहां पर हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है दोस्तों, समझ में आप सभी को आ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आपको संस्थान दिए गए और फिर अनुच्छेद दिए हैं, कौन सा सही सुमेलित है, आप सभी को बताना है। अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की जाए तो संविधान के दोस्तों 148 में आप सभी को पता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चन इस प्रकार आए तो एलिमिनेशन मेथड आपको जरूर लगाना है, जिससे आपको आसानी रहे। बात करेंगे वित्त आयोग, तो वित्त आयोग 280 में है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या है, विकल्प उत्तर दोस्तों बी है। यानी कि अगर आपको इसमें 2 भी पता होते तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रशासनिक अधिकरण जो आता है ये आपको आता है 223(1) के अनुसार। बाकी संघ लोक सेवा आयोग ये 315 में आता है, ठीक है। हालांकि मैं अगर अपनी बताऊं तो मुझे ये भी जो सी वाला है ये मुझे खुद नहीं पता है, बाकी 3 पता है, ठीक है। मुझे ये सी वाला खुद नहीं पता था, ठीक है। जो प्रशासनिक अधिकरण आता है ये अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, मुझे पता चल गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25
ये कह रहा है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एड्स, क्या करो दोस्तों, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। जो एड्स होता है, एड्स का विषाणु निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी ये 26वां क्वेश्चन है, नंबरिंग गलत हो गई क्या दोस्तों, ये 26वां क्वेश्चन है, ठीक है, नंबरिंग गलत हो गई। राइट आंसर क्या होगा, ये रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। ये बात आप सभी को याद है, क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्या 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते। क्या बोलेंगे, कृंतक होते हैं, रक्षक, अग्रचर्वक या चरणवक। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में, तो आप सभी को याद रखना 3 से 4 बच्चे होते हैं उन्हें चरणवक, जो जिन्हें इंग्लिश में मोलर कहा जाता है, वो दांत जो होते हैं वो नहीं होते। क्लियर है, आप सभी को याद रखना डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या धोबन सोडा क्या होता है। पहली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे, आप सभी को उसमें आपके अणुसूत्र भी पूछे गए थे, ठीक है। क्या है, धोबन सोडा है। धोबन सोडा क्या है बताइए, तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहा जाता है। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे दोस्तों, सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे धोबन सोडा कहा जाता है। क्लियर आप सभी को, यानी कि 28 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रकाश दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इसके द्वारा उत्पादित तरंगों की क्या हो, तरंग दैर्घ्य समान हो, आयाम समान हो, तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो, आयाम तथा तरंग दैर्घ्य समान हो। क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है, कला संबंध कहा जाता है यदि इसके द्वारा उत्पादित तरंगों की क्या हो, इसके द्वारा जो उत्पादित तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य समान हो और कलांतर क्या हो, नियत हो, उन्हें दोस्तों कला संबंध कहा जाता है। क्लियर आप सभी को, यानी कि 29 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ये बात आप सभी को याद रखनी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। क्या बोलेंगे, कौन सा असत्य है, आप सभी को याद रखना। सेकंड शिफ्ट में अच्छा क्वेश्चन साइंस का एक पूछा गया था, तो एक दो क्वेश्चन आपको कठिन देखने को मिलेंगे, बाकी दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जिस प्रकार से मैं इस सेट में करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्या रहा है बताइए, निम्नलिखित में से असत्य है। संट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है, बिल्कुल सही बात है। संट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। क्या बोलेंगे, अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है, अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। ये तो भाई सब दोनों बातें गलत कर रहा है, असत्य है। अत्यंत ही अधिक संट उच्च धाराओं वाला होता है, धारामापी श्रेणी में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। ये दोस्तों भाई साहब मुझे गड़बड़ लग रहा। क्या भाई साहब, इसको एक बार दोस्तों लगाएंगे स्टार, ये मुझे गड़बड़ लग रहा। अगली शिफ्ट में इस क्वेश्चन को बताऊंगा क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अगली शिफ्ट में बताऊंगा, अगला शिफ्ट जब भी लाऊंगा मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी अगले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, सदीर। अब एक स्टडी, हमें अभी तक हमने लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस निपटा डाली है। अब दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी के। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदीर किसका प्राचीन नाम है, आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे, भारतनाट्यम। क्या, किसका, भारतनाट्यम। और ये कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तमिलनाडु से संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो भी आपको याद रखना है दोस्तों, भारतनाट्यम ही सबसे प्राचीन है और सबसे नया सत्रिया। अगला क्वेश्चन, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा। डायना मंदिर कहाँ है, काठमांडू, मक्का, वेथलेहम या इफेसस। क्या बोलेंगे, डायना मंदिर। तो डायना मंदिर आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि इफेसस में। कहाँ पर, इफेसस में। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तेरा आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। आर्ट ऑफ लिविंग, क्वेश्चन नंबर 63, श्री श्री रविशंकर। क्या बोलेंगे दोस्तों, श्री श्री रविशंकर जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। हरभजन सिंह कबड्डी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट। कौन सा सही सुमिलित नहीं है, आप सभी को बताना है। सही सुमिलित, तो विराट कोहली दोस्तों क्रिकेट आप सभी को पता है। हरभजन सिंह दोस्तों ये कबड्डी के नहीं, आप सभी को पता होगा। हरभजन सिंह किसके, क्रिकेट के हैं। क्या दोस्तों, ये क्रिकेट के हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रिकेट के हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमिलित नहीं है। क्लियर आप सभी को, ये ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही सुमिलित नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या है आपको सही सुमिलित करना। दिवस दिए गए हैं और आपको इनमें से मिलाना। राइट आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे, ये दिवस दिए गए हैं, आपको इनमें से मिलाना। राइट आंसर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो और आप देखेंगे 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, बिल्कुल आप सभी को पता होगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये बिल्कुल ए ही सुमिलित है। 1 का ए, 2 का 2, 3 का 3। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा सुमिलित नहीं है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है।
कह रहा कौन सा सुमिलित नहीं है, तो एपिको आंदोलन पी हेगड़े बिल्कुल सही सुमिलित हैं। ये आपका चिपको आंदोलन बहुगुणा जी बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, ये बाबा आमटे जो दोस्तों शांत घाटी से संबंधित नहीं थे, ठीक है, तो डी आपका सुमिलित नहीं। कह रहा कौन सा सुमिलित नहीं, तो डी जो दोस्तों है ये आपका सुमिलित नहीं है। ये बात आप सभी को याद रखनी, क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो मिताक्षरा के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, मिताक्षरा के लेखक विज्ञान्वेषण है। कौन है दोस्तों, विज्ञान्वेषण। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। प्राचीन काल की ये बुक है और आपके एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटियागो की राजधानी क्या है, सेंटियागो की राजधानी कहाँ की, सेंटियागो फिजी की राजधानी दोस्तों सूबा हो जाएगी, सूबा, ठीक है। अर्मेनिया, अर्मेनिया के एरेबन, अर्मेनिया की दोस्तों एरेबन है, क्या बोलेंगे दोस्तों, एरेबन, एरेबन, ठीक है, एरेबन अर्मेनिया की क्या है दोस्तों, एरेबन है। चलिए तो इथोपिया की दोस्तों राजधानी क्या होगी, इथोपिया की राजधानी की बात करें तो अदिस अबाबा, क्या बोलेंगे दोस्तों, अदिस अबाबा, अबाबा, ठीक है। और चिली की सेंटियागो, क्लियर आप सभी को, ये बात आप सभी को क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, खेल से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है ये आपका थॉमस कप से जुड़े हुए कौन सा खेल है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक ध्वज में, क्वेश्चन कह रहा है बताइए, ये दोस्तों 70 क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज में कौन सा सुमिलित नहीं है, संदर्भ में कौन सा। आप सभी को पता है दोस्तों हर महाद्वीप का एक एक अपना अलग ध्वज है, जैसे नीला यूरोप की अगर बात करें तो नीला है, कौन सा सुमिलित, पीला एशिया का है, हरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है, और इसमें दोस्तों ये काला ऑस्ट्रेलिया का दिया है दोस्तों, नहीं हरा ऑस्ट्रेलिया का, काला दोस्तों ये अफ्रीका का, कहाँ दोस्तों, ये अफ्रीका का है, किधर आप सभी को, ये अफ्रीका का है। तो आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 40 प्रश्न किए हैं, 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं, जो आपके मतलब करंट अफेयर के हैं, वो 2019 के हैं, तो उनको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका भी टाइम खराब होगा और वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं। आपको करंट 2021 की ज़्यादा पढ़नी है क्योंकि 2021 में आपका एग्जाम है, और जो बहुत फेमस करंट है उसको 2020 की भी आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास डेली आपकी एक एक दिन छोड़ छोड़ कर हुआ करेगी, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, और रात को 8 बजे क्लास आप जरूर देखें जो यूथ कंपटीशन की है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।